नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लार का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। हमारे मुंह गुहा में जो लार होता है उसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं वो देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड एसिड भी होता है और क्या होता है, वाटर होता है। उसमें और कौन कौन से संगठन होते हैं, कौन कौन से कार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो लार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है जो होता है 98% मतलब 98% होता है, तथा क्या होता है 0.5 से 1.5% क्या होता है, ठोस अवशेष होता है, सॉलिड रेसिड पाए जाते हैं। इन ठोस अवशेषों में 2/3 जो होते हैं, मतलब अगर सॉलिड रेसिड्स की संख्या है, रेसिडों की संख्या है 0.5 से 1.5, तो इसमें क्या होता है 2/3 है ना। इसमें से 2/3 भाग जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ का होता है। कार्बनिक पदार्थ में जो 1/3 मतलब 2/3 जो भाग होता है वो कार्बनिक पदार्थ का होता है, 1/3 भाग जो होता है वो अकार्बनिक लवण होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, म्यूसिन पाए जाते हैं, तथा लार का एमाइलेज टॉयलिन जो होता है वो भी कुछ मात्रा में ग्लोब्यूलिन के रूप में पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड तथा यूरिया भी पाया जाता है। ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम, मतलब इसका 0.002% लगभग होता है इसकी उपस्थिति। ठीक है, सिर्फ ये उपस्थित होते हैं, कुछ ज़्यादा वर्क होता नहीं इसका। थायोसाइनिक अम्ल भी पाया जाता है, अकार्बनिक लवण जैसे, ये तो हो गया कार्बनिक लवण का। थायोसाइनिक अम्ल जो है वो हो गया कार्बनिक लवण। ठीक है, अब अकार्बनिक लवण का बात करेंगे तो क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, और ये सब किसमें पाए जाते हैं, आयनों के रूप में लार में पाए जाते हैं। इसके पूर्ण संगठन नहीं होते, ये क्या होता है, आयनों में विभक्त हुए होते हैं और पाए जाते हैं, लार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कितने तिहाई होते हैं, 1.5% में से 0.5 to 1.5 में से 2/3 भाग में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 1/3 भाग में क्या होता है, अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, अब देखते हैं आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। भोजन के आमाशय में पहुंचते ही क्या होता है, जो जठर ग्रंथि होता है वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और क्या करता है, सिक्रेट करता है। किसका सिक्रेशन करता है, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही खाना आता है उसको पता चलता है कि खाना आ रहा है, स्टमक को पता चलता है कि खाना आ रहा है, तो वहाँ पे स्थित जो जठर ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। और एक्साइटमेंट में आने के बाद वो क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, स्त्रावण करना शुरू कर देती है। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, किसका सिक्रेशन होता है, HCl का सिक्रेशन होता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम्स का, तथा श्लेष्मा जो म्यूकस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रेट होते हैं। म्यूकस गोबलेट कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है। यह आमाशय में एपिथेलियल स्तर को HCl से क्या कर देता है, पेप्सिन की क्रिया से उसका रक्षा करता है। सबसे शुरू क्या होता है, स्टमक में जब जठर ग्रंथि एक्साइटेड होती है तो वो सबसे पहले HCl का सिक्रेशन करती है, उसके साथ साथ पेप्सिनोजेन एंजाइम तथा श्लेष्मा भी जो होता है वो रहता है। ठीक है, फिर म्यूकस ग्लोबलेट और क्या होता है, कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है। जो जठर ग्रंथि होती है ना, उसकी जो सेल होता है उससे क्या स्त्रावित होता है, क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस गोबलेट होता है, वो भी सिक्रेट होता है। ये आमाशय की एपिथेलियल स्तर को HCl से रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, जठर रस का HCl जो होता है वो टाइलिन की क्रिया को रोक देता है। जो जठर रस में HCl होता है ना वो टाइलिन से क्रिया करने के लिए रोक देता है या भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl में क्या होता है, HCl का मतलब यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अपने एसिडिक नेचर के कारण क्या करता है, भोजन को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं का भी मारने का कार्य करता है। आपको पता है कि जो एसिडिक नेचर वाले पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो हाईली एसिडिक नेचर वाले जो होते हैं, मतलब उच्च अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो पनपते नहीं हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। या एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। जो भोजन आए रहता है ना उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, जो एंजाइम होता है उसमें रिएक्ट करेगा, तब तो वो कैटेलिसिस का कार्य करेगा। और कैटेलिसिस का कार्य करने से क्या होता है, भोजन में पाचन का आरंभ हो जाता है। भोजन जो होता है वो टुकड़ों में टूटना प्रारंभ होता है। ठीक है, यह क्या करता है,
पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करने वाला एंजाइम होता है। जो पेप्सिन सिक्रेट होता है कहाँ से, जठर ग्रंथि से सिक्रेट होता है पेप्सिन, वो क्या करता है भोजन में क्रिया करने के लिए कार्य करता है। यह प्रारंभ में निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। जब खाना नहीं आया रहता है ना, तो जो पेप्सिन होता है ना, वो स्टार्टिंग में कैसा होता है, पेप्सिनोजेन के रूप में होता है और क्रियाशील नहीं होता है, मतलब इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये HCl के H उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। जब खाना आता है, जब खाना आने से जठर ग्रंथि को पता चलता है कि खाना आ गया है, तब वो HCl का सिक्रेशन करता है। तब उसमें क्या होता है, जो पेप्सिनोजेन जो सिक्रेट होता रहता है इनएक्टिव रूप में, उसको क्या कहता है HCl। जब H आयन के रूप में उपस्थित होता है वहाँ पे, तो H+ आयन के रूप में जब उपस्थित होता है, तो पेप्सिनोजेन जो होता है वो पेप्सिन के रूप में सक्रिय हो जाता है, परिवर्तित हो, मतलब एक्टिव होकर सक्रिय एक्टिव हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिनोजेन जो होता है वो पेप्सिन में चेंज होता है, परिवर्तित होता है और क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। उसे पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन एवं प्रोटीओएज में परिवर्तित कर प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। यहीं पे क्या होता है, जब पेप्सिनोजेन पेप्सिन के रूप में चेंज होता है ना, तो क्या कहता है, ये जो प्रोटीन आया रहता है खाद्य पदार्थ में, उसका पाचन क्रिया कहाँ पे आरंभ होता है, आमाशय में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे क्रिया करता है, पेप्टोन प्लस वाटर प्रोटीन पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड जो होता है, पहले क्या होता है, आपका खाना आता है, खाने में क्या होता है, जो जठर पहले जो होता है, पहले क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन जो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर जब खाना आता है, प्रोटीन युक्त खाना आता है ना, प्रोटीन फिल खाना आता है, तब क्या होता है, इसमें क्या होता है, HCl आ जाता है कहाँ से, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से आने के बाद क्या होता है, इसमें का जो H प्रोटीन होता है, वो H प्रोटीन किससे क्रिया कर लेता है, पेप्सिनोजेन से क्रिया कर लेता है। फिर जो पेप्सिनोजेन होता है वो क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है और क्या करता है, प्रोटीन का पाचन के आंशिक पाचन करता है। ठीक है, फिर जो रेनिन भी होता है वो जठर रस के रूप में स्रावित होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस के रूप में पेप्सिन के अलावा HCl और पेप्सिन के अलावा रेनिन भी होता है, वो स्रावित होता है, लेकिन यह प्रारंभ में प्रोरेनिन के रूप में होता है। मतलब जैसे पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजेन के रूप में होता है ना, वैसे जो रेनिन होता है वो प्रोरेनिन के रूप में होता है, जो कि HCl के संपर्क में जब आता है, ये भी पेप्सिनोजेन के भांति ही, तो ये क्या हो जाता है, सक्रिय रेनिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन को ठोस कैल्शियम पैराकैसिन अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, इसी को दही कहते हैं। अच्छा, एक और क्रिया होती है यहाँ पे, एक और रासायनिक क्रिया होती है हमारे स्टमक के अंदर पे। उसमें क्या होता है, जो रेनिन होता है वो क्या करता है, दूध को दही में, कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलने के लिए सहायक होता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, या फिर नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, आपका 1-2 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो दूध को दही में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है ना, या फिर कौन सा जो एंजाइम है वो कार्य करता है। तो क्या होगा, जो रेनिन होता है ना, रेनिन एंजाइम जो होता है, जो जठर रस से, जो जठर ग्रंथि जठर रस के रूप में सिक्रेट करता है, वो HCl के संपर्क में आने पर एक्टिव हो जाता है। और क्या होता है, जब दूध आता है कहाँ से, आहार नाल के माध्यम से आमाशय में आता है, तो क्या होता है, जो दूध आता है ना, उसमें प्रोटीन क्या पाया जाता है, उसमें प्रोटीन के रूप में क्या उपस्थित होता है, कैसिन उपस्थित होता है। जो उसको क्या कहते हैं, कैसिन को, जो रेनिन होता है वो HCl के संपर्क में आने पर एक्टिव हुआ रहता है, वो उसको क्या कहता है, ठोस कैल्शियम पैराकैसिन अम्ल के रूप में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं, दही कार्ड बोलते हैं। जो कैल्शियम क्या होता है, ठोस कैल्शियम पैराकैसिनेट अम्ल होता है। ठीक है, ठोस हो जाने के कारण यह आमाशय में अधिक देर तक रुका रहता है, ताकि उसके प्रोटीन भाग पर पेप्सिन क्रियाशील हो सके। रेनिन के कारण जो दूध होता है वो दही में चेंज होता है, उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे थोड़ी देर तक रुकता है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। दूध जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो दही होता है, जो कर्ड होता है, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है,
कुछ देर तक रुका रहता है और उस रुकने के कारण जो उसमें उपस्थित प्रोटीन होता है वो पेप्सिन के संपर्क में आने पर, पेप्सिन जब HCl से क्रियाशील हो जाता है तो पेप्सिन के संपर्क में आने पर क्या कहता है, प्रोटीन है उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे, आमाशय में। क्लियर। देखो पहला है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन पहले क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में था, है ना। इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। कब, HCl के संपर्क में आने पर। जब HCl के संपर्क में आता है तो वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। फिर जो रेनिन होता है उसमें कैसिन मिलता है ना। तो कैसिन होने पर पैरा कैसिनेट बनता है और ये फिर से रेनिन बना लेता है। पैरा कैसिन जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम क्या बनाता है, पैरा कैसिनेट बनाता है, जो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैल्शियम पैराकेसिनेट क्या होता है, जो ठोस रूप में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वो अब दूध से दही में परिवर्तित हो गया है। अब जो दूध से दही में परिवर्तित कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है हमारे आमाशय में उपस्थित, उसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव पेप्सिन HCl के संपर्क में आने पर एक्टिव हुआ रहता है, उसके साथ अगर ये मिल जाता है और क्रिया करता है तो क्या बनाता है, प्रोटीएज बनाता है, पेप्टोन्स बनाता है और पॉलीपेप्टाइड बनाता है। यहीं से प्रोटीन का पाचन जो होता है वो शुरू हो जाता है। और दूध से दही में परिवर्तित होने का कारण ये होता है कि जो HCl है वो तो एसिड है, इसलिए वो दूध में चेंज हो गया, ठीक है, रेनिन एंजाइम के कारण। पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है कि हमारा जो आमाशय है, अगर दूध वहां से तुरंत लिक्विड फॉर्म में और तुरंत निकल गया तो वहां से प्रोटीन का संश्लेषण होना या फिर प्रोटीन का पाचन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। उसके संश्लेषण की क्रिया, उसके पाचन की क्रिया बहुत बड़ी होती है, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है, इसलिए उसका लिक्विड फॉर्म में पाचन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, आमाशय में जो दही के रूप में, ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में दही जो जमा हुआ रहता है, उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है प्रोटीन के पाचन के लिए, और इसी से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे होता है। कहाँ पे, आमाशय में। फिर जठररस का लाइपेज संभवतः क्या कहता है, दूध के वसा पर क्रियाशील होता है। जठररस में जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पहला हो गया था क्या, आपका पेप्सिन पाया जाता है, फिर रेनिन पाया जाता है, फिर लाइपेज भी पाया जाता है, ठीक है। तो दूध में जो वसा होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में वसा भी होता है। तो पहला तो प्रोटीन का पाचन हुआ। अब देखते हैं कि दूध में जो वसा होता है उसमें कैसे क्रियाशील होता है। तो जो लाइपेज होता है वो जो दूध का वसा जो होता है उसके ऊपर क्रियाशील होता है। तो जठररस का म्यूसिन जो होता है उसके अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जठररस में क्या पाया जाता है, हम लोग पहले ही पढ़े थे, कार्बनिक पदार्थ के रूप में म्यूसिन पाया जाता है, जो उसके अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जठररस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वो हाईली एसिडिक फॉर्म में HCl पाया जाता है, जो उसके अम्लीय प्रभाव को कम करता है। कौन करता है, म्यूसिन कम करता है, तथा भोजन को चिकना बनाता है, भोजन को लसलसा और चिकना बनाता है। कौन बनाता है, जो म्यूसिन होता है उसमें वो एसिडिक फॉर्म को भी कम करता है और क्या बनाता है, उसको चिकना बनाता है। आमाशय में भी क्रमानुकंचन होता है, जिसके कारण भोजन ग्रहणी में चला जाता है। क्रमानुकंचन मतलब वाइब्रेशन की क्रिया, ठीक है। आप लोग को पता ही है कि वाइब्रेशन क्या होता है, वो धीरे धीरे हिलने की क्रिया जो होती है उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मली सारे बच्चे क्या करते हैं आज के डेट में, फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन को क्या कहते हैं हम लोग, वाइब्रेट में करते हैं, जिससे क्या होता है, जब फ़ोन जो होता है वो रिंग नहीं करता है, मतलब आवाज़ नहीं करता है, लेकिन क्या होता है उसमें एक गति प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है हमारे बॉडी को कि क्या बोलते हैं, वो वाइब्रेट हो रहा है ना। थोड़ी थोड़ी उसमें हिलने की जो क्रिया होती है उसको क्रमानुकंचन क्रिया भी बोल सकते हैं। इसके कारण जो होता है, भोजन होता है ना, वो जहाँ पे वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन आमाशय में जितना होना होता है उतना होता है, उसके बाद भोजन को ट्रांसफर कहाँ कर देता है, ग्रहणी में कर देता है। क्लियर। प्रोटीन का पाचन कैसे हुआ पता चला ना। प्रोटीन का पाचन कितना होता है, इसमें कुल मात्रा 0.9 से 1 से 595% तक हो जाता है, ठीक है। अब ग्रहणी में पाचन कैसे होता है, डाइजेशन इन ड्यूडेनियम, ठीक। आमाशय से ग्रहणी में जब आमाशय से ग्रहणी में खाना आता है ना, जो खाना बचा हुआ होता है खाद्य पदार्थ, वो क्या होता है, लेनुमा भोजन को काइम कहते हैं। आप देखो वहाँ पे चिकना हो जाता है भोजन म्यूसिन के कारण, पहला चीज़ हमको पता चला। तो चिकना होने के कारण क्या होता है, लसलसा हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा खाद्य पदार्थ का वहाँ पे पाचन हो चुका होता है। तो क्या होता है उसके बाद वो जो खाना बचा होता है ना आहार नाल में, वो क्या होता है आपका आमाशय से जब ग्रहणी में मतलब ड्यूडेनियम में आता है, तब वो लेनुमा हो जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। काइम के ग्रहणी में पहुंचते ही कोलोसिस्टोकाइन
हार्मोन पित्ताशय को उत्तेजित करता है। जब उसको पता चलता है ना, जैसे आप कोई आता है आपके घर में, आपके घर का दरवाजा खटखटाता है तो आपको पता चलता है, तो आप क्या करते हैं, अपना आप दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं, अगर आपका घर जो बिखरा होता है उसको पहले क्या करते हैं आप लोग, समेटते ना। वैसे ही क्या होता है, जो ड्यूडोनियम होता है ना, वो क्या करता है, जब खाना आने वाला होता है उसको पता चलता है कि हाँ अब खाना आ रहा है, कुछ खाद्य पदार्थ जो बचे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ड्यूडोनियम में आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, पित्ताशय को, गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करता है, एक्साइटेड फॉर्म में लाता है। उसको एक्साइटेड करने का काम कौन करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन करता है, एवं इसका स्राव ग्रहणी के समीपस्थ सिरे पर पहुंचता है। फिर ठीक है, ये क्या करता है, जो ग्रहणी का जो फर्स्ट वाला सीरा होता है ना, स्टार्टिंग वाला सीरा, वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, पित्त क्षारीय प्रकृति के होने के कारण भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है। आमाशय में क्या था, जठर रस था, जठर ग्रंथि था, जठर रस था जिसमें HCl था, तो उससे क्या होता है, भोजन अम्लीय हुआ रहता है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें से जो बाइल जूस निकलता है वो क्या करता है, वो क्षारीय होता है। तो वो क्या करता है, जो भोजन आमाशय से ग्रहणी में आया रहता है उसके अम्लीयता को नष्ट कर देता है और क्षारीय बनाता है, जिस पर अग्नाशय रस का एंजाइम क्रिया कर सकता है। ठीक है, उसके बाद पित्त में मुख्यतः बिलुरुबिन एवं बिलवर्डिन नामक वर्णक होते हैं। पित्त रस जो होता है ना, उसमें बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन नामक दो पित्त क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। बिलुरुबिन पीले तथा बिलुवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का पदार्थ होता है। आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, मीजोबिलुरुबिनोज में अपहारित हो जाते हैं तथा अंत में स्टरकोबिलिनोजेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्टरकोबिलिनोजेन ऑक्सीकरण से स्टरकोबिलिन का फॉर्मेशन करते हैं, जो विष्ठा को मिटा देता है। जो विष्ठा होता है ना, फेसिस जो होता है उसको मिटा देता है। स्टरकोबिलिनोजेन जो होता है वो क्या करता है, आंत में अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचते ही उसको क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। देखो पहला क्रिया यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन नामक दो वर्णक पाए जाते हैं। जो बिलुरुबिन होता है वो पीले रंग का होता है, जो बिलुवर्डिन होता है वो हरे रंग का पदार्थ होता है, जो आंत में उपस्थित, इंटेस्टाइन में उपस्थित क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। किसके माध्यम से नष्ट करता है, मीजोबिलुरुबिनोजेन के रूप में उसके साथ मिलकर नष्ट कर देता है। तथा क्या कहते हैं, अंत में स्टरकोबिलिनोजेन जो होता है उसमें वो परिवर्तित हो जाता है। कौन, मीजोबिलुरुबिनोजेन जो होता है वो अंत में जीवाणुओं को नष्ट करने के पश्चात क्या हो जाता है, स्टरकोबिलिनोजेन हो जाता है, उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये जो होता है ना वो ऑक्सीकरण करके स्टरकोबिलिन बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, विष्ठा जो होता है, फेसेस जो होता है उसका नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड में वो आके मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, वृक्क में क्या होता है, यूरोक्रोम नामक पदार्थ बनते हैं जो मूत्र को पीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है, बिलुरुबिन के कारण होता है, ये पीले रंग का होता है, इसलिए अंत में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, किसमें मिल जाता है, वृक्क में। वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी में बोलते हैं। किडनी में क्या होता है, यूरोक्रोम होता है। किडनी में ही हमारा क्या होता है, जो आपका अपशिष्ट पदार्थ लिक्विड के रूप में होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, और वो किडनी के माध्यम से वो छन के कहाँ जाता है, वो बाहर परित्याग के लिए जाता है। तो उसको पीले रंग का पीला रंग कहाँ से प्रदान होता है, वो बिलुरुबिन के कारण अंत में शरीर से बाहर चला जाता है। इस समय क्या होता है, ग्रहणी की दीवार से सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। जब जो मूत्र परित्याग किया जाता है, मूत्र का परित्याग होता है जो पीले कलर का होता है वो बिलुरुबिन के कारण होता है। और जब ये परित्याग हो रहा होता है तो क्या होता है, जो ग्रहणी होता है उसके दीवार से क्या स्रावित होता है, क्या सिक्रेट होता है, सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है। ठीक है, अग्नाशय द्वारा स्रावित ग्रहणी में पहुंचता है एवं भोजन से मिल जाता है तथा अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है जो कि भोजन पर निम्नलिखित प्रकार से क्रियाशील होता है और रंग प्रदान होता है। जैसे क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है, एंटेरोकाइनेज के प्रभाव से सक्रिय होकर ट्रिप्सिन में बदल जाता है। फिर प्रोटीन को निम्नलिखित प्रकार से संश्लेषित करता है या फिर प्रोटीन का पाचन करता है। कौन, ट्रिप्सिन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, HCl का कार्य। HCl का जठर रस में क्या कार्य होता है, जठर रस में जब उपस्थित होता है ना HCl तो उसका क्या क्या कार्य होता है देखते हैं। भोजन को यह अम्लीय माध्यम में ट्रिप्सिन में बदलता है।
ठीक है। अम्लीय माध्यम में चेंज करना होता है, क्यों? क्योंकि जो HCl होता है वो हाईली एसिडिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। दूसरा यह जीवाणु तथा अन्य हानिकारक जीवों को मारने का कार्य करता है, क्योंकि हाईली एसिडिक फॉर्म में होने के कारण जीवाणु इसके संपर्क में आने पर जीवित नहीं रहते। यह पेप्सिन तथा रेनिन को सक्रिय बनाता है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के रूप में जो इनएक्टिव होता है उसको क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव फॉर्म में लाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। यह पाइलोरिक स्फिंक्टर के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। यह पेप्सिन की क्रियाशीलता हेतु पचने हेतु भोजन का पीएच जो होता है वो 1 से 8 के स्तर पर बनाए रहता है एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन में विघटित करता है। जो न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन भोजन के साथ में आया रहता है, उसको क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में तोड़ता है और क्या करता है, प्रोटीन में विघटित करता है। ये कैल्शियम तथा आयरन लवण को आंत में भेजता है। कैल्शियम और आयरन लवण जो आहार नाल में भोजन के साथ आया रहता है ना, उसको कहाँ भेजता है, इंटेस्टाइन में भेजता है, ताकि अवशोषण निर्विघ्न होता है। क्योंकि भोजन का जब पाचन होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, जीव द्रव्य में क्या मिलता है, वो पाचन होके वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जो जाकर जीव द्रव्य में मिलता है, और जीव द्रव्य से क्या होता है, वो लसिका तंत्र या रुधिर में जाकर मिल जाता है, जिससे क्या होता है, वो जिस बॉडी पार्ट्स को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके माध्यम से उसका अवशोषण होता है। उसके बाद देखते हैं ड्यूडेनियम में पाचन के पश्चात आता है डाइजेशन इन इलियम, क्षुद्रांत में पाचन। आंत के क्षेत्र में पाचन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इलियम की होती है। इलियम का किसका भाग होता है, देखो इंटेस्टाइन 2 भाग का होता है, एक होता है बड़ा इंटेस्टाइन बड़ी आंत और दूसरा होता है छोटी आंत। तो बड़ी आंत और छोटी आंत में जो इलियम होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है। पूरे बड़े आंत और छोटे आंत को मिलाकर इलियम में ही सबसे ज़्यादा पाचन होता है, ठीक है। इलियम जो होता है वो छोटी आंत की एक दीवार में एक ब्रूनस ग्रंथियाँ पाई जाती है। छोटी आंत का भाग होता है इलियम, जिसके दीवारों में क्या पाई जाती है, ब्रूनस नाम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये लुक्रोक्विन की दरारों द्वारा आंत में खुलती है। लुक्रोक्विन क्या होता है, ये देखो दीवार में होता है और हल्की हल्की दरारें होती है ना, एकदम पतली दरारें होती है, धागे नुमा दरारें होती है जो ज़्यादा दिखाई नहीं देती। ये क्या होता है, वहाँ से छोटी आंत में खुलता है। तो जिसके बीच क्या होता है, रसांकुर, मतलब जहाँ से आपका हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रेट होने वाला होता है, वो क्या होता है, खाली स्थान को ही लीवर कुन की दरार कहते हैं। जो देखो आपका एकदम धागे नुमा संरचना होता है, जिसमें क्या होता है, ये ग्रंथियाँ क्या होती है, दीवारों के बीच घुसकर, दरारों के बीच घुसकर क्या कहती है, इलियम में पहुंचती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, जो दरार नुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, लीवर कुन की दरार कहते हैं। जो दरार करते हैं ना, मतलब दरार नुमा दिखाई देते हैं हल्के रेसे जैसा, उसको क्या बोलते हैं, लीवर कुन की दरार कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसमें म्यूकोशा होता है, जो गॉबलेट सेल्स मतलब क्या होता है, ऐसे कांटेनुमा संरचना होता है, ऐसे वी आकार का बहुत ही पतला संरचना होता है। वो क्या करता है, चूसक का कार्य करता है, गोबलेट सेल बोलते हैं जिसको। वो वहाँ से क्या करता है, जो आपका लिक्विड मिलता है पाचन के पश्चात, उसको क्या करता है, चूसने का, मतलब उसको एडॉप्ट करने का काम करता है, ठीक है। इन सभी से स्रावित होने वाले रस को सम्मिलित रूप से आंत रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। अब इन जैसे लीवर कुन की जो दरार हो गई, पहला चीज़। दूसरा क्या हो गया, चूसक कोशिका हो गया। इसमें से क्या निकलता है, आपका कुछ ना कुछ रस निकलता है ना, जो क्या होता है, आपका पाचन रस होता है। इसको पाचक रस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम दिया गया है, इसको आंत रस, इंटेस्टाइन जूस दिया गया है, या फिर सक्कस एंटेरिकस भी कह सकते हैं। इसमें जल तथा कई एंजाइम होते हैं जो अनेक बड़े बड़े शर्करा कणों और पॉलीपेप्टोन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। ये जो इसमें जो एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शर्करा आता है, बड़ा संगठन वाला शर्करा आता है, या फिर पॉलीपेप्टोन वाला जो ऊपर के भागों में क्या होता है, पाचक नहीं हुआ रहता है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित कर देता है, छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, और क्या करता है, उसके बाद उसको एक्टिव कर देता है। कि कौन कौन से एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, देखते हैं। एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। आंत रस में, यहाँ पे जो आंत रस पाया जाता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। पहला है एंटेरोकाइनेज, जो होता है वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, जो प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। फिर है पेप्टाइडेज होता है, जो ओलिगोपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है,
ठीक है। फिर डाइसैकेराइडेज होता है या एंजाइम जो होता है वो माल्टेज और एंजाइम आइसोमाल्टेज को क्या करता है, सुक्रेज, लैक्टेज आदि जो होता है उसको डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोप्रोटाइडेज होता है या एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट या न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देता है। फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो होता है वो एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज को प्यूरिन में और क्या करता है, पायरीमिडीन युक्त जो होता है नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा में परिवर्तित करता है। कुल मिला के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब खाद्य पदार्थ के बड़े कणों को फिर खाद्य पदार्थ में बड़े कण आए रहते हैं कार्बनिक पदार्थों के, अकार्बनिक लवणों के या फिर अकार्बनिक पदार्थों के, उसको क्या कहता है, छोटे कणों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसमें और क्या होता है, जो फॉस्फेटेज होता है वो फॉस्फेट में चेंज करता है। लाइपेज जो होता है ये क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विखंडित करने का कार्य करता है। जो फैट होता है उसको कौन तोड़ता है, कौन विखंडित करता है, लाइपेज नामक एंजाइम विखंडित करता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, ट्रिप्सिन के माध्यम से। तो ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ना वो क्या करता है, इंटरोकाइनेज और इंटेस्टिनल जूस, मतलब इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है, आंत से जो जूस निकलता है उसको आंतरिक रस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, वो ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। फिर प्रोटीन जो ट्रिप्सिन को डाइपेप्टाइडेज में चेंज करता है। फिर क्या करता है, प्रोटीएज जो होता है वो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी के प्रेजेंट में किसके में परिवर्तित होता है, डाइपेप्टाइडेज में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो पेप्टाइडेज जो होता है वो एमिनो पेप्टाइडेज के उपस्थित होने के पश्चात क्या होता है, उपस्थित होने से एमिनो एसिड में चेंज होता है। एमिनो एसिड क्या होता है, डाइपेप्टाइडेज जो होता है उसके एमिनो एसिड में चेंज होता है। पेप्टाइडेज भी एमिनो एसिड में चेंज होता है अंत में, और डाइपेप्टाइडेज भी जो होता है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल में चेंज होता है डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लिक अम्ल का पाचन देखते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में चेंज होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, माल्टोज जो होता है वो माल्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज होता है। मतलब वो ग्लूकोज माल्टेज को क्या करता है, जब माल्टोज जो होता है वो माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में क्या करता है, ग्लूकोज के छोटे छोटे कणों में चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, आइसोमाल्टोज जो होता है वो भी होता है, वो भी क्या होता है, छोटे छोटे कणों में ग्लूकोज के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है वसा में पाचन कैसे होता है। सुक्रोज या सुक्रेज जो होता है वो किसके प्रेजेंट में, सुक्रेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, छोटा कण होता है, किसका, शर्करा का कण होता है। फिर जो लैक्टोज होता है वो लैक्टेज की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है। फैट जो होता है, फैट मतलब जो हो गया आपका वसा जो हो गया, वो बाइल जूस की उपस्थिति में इमिलियोसाइटोफाइड में चेंज हो जाता है, इमिलियोसाइटोफाइड फैट में चेंज होता है। ये क्या होता है, फिर पैनक्रियाटिक जूस और लाइपेज की उपस्थिति में क्या होता है, फैटी एसिड और डाइग्लाइकोराइड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, फैटी एसिड आखिरी में ग्लिसरॉल के रूप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भोजन का अवशोषण। इतने में क्या होता है, पूरा भी जितने भी भाग होते हैं उसमें क्या होता है, पूरे भोजन का पाचन तो हो जाता है, लेकिन अब पचित भोज्य पदार्थ जो होता है उसका अवशोषण कैसे होता है देखते हैं। एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड, पचित भोजन का अवशोषण आंत की आंतरिक भित्ति पर उपस्थित रसांकुरों के द्वारा होता है। आंत जो होता है, इलियम जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रसांकुर निकले रहते हैं, उसमें क्या होता है, उसको चूसक भी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उसके द्वारा क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ में जो रस निकलते हैं उसके आंतरिक भित्ति में जो चूसक प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, वो विलाई जिसको बोलते हैं, रसांकुर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा अवशोषित हो जाता है। अवशोषण या शोषण वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंशिक रूप से सरल या विषरण पद्धति द्वारा पचित भोजन जो होता है वो आंतरिक गुहा के रसांकुरों कोशिकाओं में झिल्ली द्वारा प्रवेश करता है। ड्यूडेनियम जो होता है, ड्यूडेनियम के बाद इंटेस्टाइन में भोजन जब पचित हुआ उसमें जो चूसक होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, वो पचित भोजन का जो सरलीकृत रूप होता है ना वो क्या होता है, चूस लिया जाता है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित होने के पश्चात क्या जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर लसिका तंत्र में प्रवेश करता है और क्या होता है, उसके माध्यम से वो रक्त में मिल जाता है और क्या होता है, अंततः शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है, जहाँ वो कोशिकाओं द्वारा फिर से चूस लिया जाता है। मतलब जो कोशिका को उसकी नीड होती है, जिस कोशिका को उसकी आवश्यकता होती है, उसके द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है। रसांकुर तथा सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई की उपस्थिति 600 गुना तक आंत के दीवारों के अवशोषण में क्षमता में वृद्धि कर देती है। मतलब जो माइक्रोविलाइज होते हैं कहाँ पे उपस्थित होते हैं, माइक्रोविलाइज आपके
इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो कितने की संख्या में होते हैं, लगभग 600 गुना होते हैं। अगर जितने संख्या में माइक्रोविलाइज उपस्थित होते हैं उतनी उसकी अवशोषण की क्षमता क्या होती है, अधिक हो जाती है। प्रत्येक रसांकुर के चारों ओर म्यूकोसा कोशिकाओं की एक परत होती है जिसमें क्या होता है, संयोजी उत्तक से घिरी एक चौड़ी नलिका के रूप में लैक्टस वेसल्स होते हैं, लैक्टस वाहिका होती है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। कुल मिला के क्या होता है, जितना भी जिस जिस जगह पे पाचन होता है, जिस जिस स्थान पर पाचन होता है वहाँ पे वेसल्स पाए जाते हैं, नलिकाएं पाई जाती है, विलाइज पाए जाते हैं, वेन्यूल पाई जाती है। उसके माध्यम से क्या होता है, जो सारे चीज़ें जाके कहाँ पे खुलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में, या फिर क्या खुलते हैं, जैसे धमनिका में खुला, धमनिका क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का ही एक रूप होता है ना। उसके बाद क्या हो गया आपका, जो रक्त की शिरा में यकृत जो होता है वहाँ से भी वो क्या होता है, रक्त जो होता है रक्त की शिरा में खुलता है। उसके बाद क्या होता है, परिसंचरण तंत्र में खुलता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं से ये रक्त परिसंचरण तंत्र पे या फिर लसिका तंत्र में खुलता है, जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रसांकुरों के माध्यम से चला जाता है। अब कैसे कैसे अवशोषण होता है देखते हैं। सरल विसरण पद्धति द्वारा बाय सिंपल डिफ्यूजन, जब आंतरिक गुहा में ग्लूकोज का सांद्रण अधिक होता है, मतलब जब इंटेस्टाइनल कैनाल्स में क्या होता है, शर्करा की अधिक होती है, शर्करा अधिक मात्रा में होता है, ग्लूकोज जब अधिक मात्रा में होता है तो किस विधि से होता है, सरल विसरण विधि से उसका अवशोषण होता है। फिर दूसरा विधि है सक्रिय परिवहन विधि, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। फिर तीसरा है श्वसन के फॉस्फोरिलेशन, अच्छा परिवहन द्वारा मतलब क्या हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र में मिलना या फिर परिसंचरण तंत्र में मिलना जो होता है वो क्या होता है, उसके माध्यम से होता है। फिर श्वसन के फॉस्फोरिलेशन प्रक्रम के कारण सक्रिय परिवहन होता है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो जनरेटेड ब्लड होता है उसके माध्यम से भी क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन की क्रिया जब होती है उसमें भी क्या होता है, पाचक रस कहाँ पे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचता है। इसके प्रभाव से मुक्त ग्लूकोज की सांद्रता आंतरिक कोशिकाओं में उतनी ही शीघ्रता से कम हो जाती है जितनी शीघ्रता से वह आंतरिक कोशिकाओं में प्रवेश करती है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक विसरण प्रवणता प्रविकसित हो जाती है। अच्छा, विसरण की क्रिया के द्वारा भी क्या होता है, भोज्य का जो पाचन हुआ रहता है ना उसका अवशोषण होता है, जिसके कारण ग्लूकोज का अवशोषण काफ़ी तीव्रता से होता है। प्रोटीन का अवशोषण जो होता है वो विभिन्न चरणों में होता है। अमीनो अम्ल बनता है, फिर अधिकांश अमीनो अम्ल क्या होता है, सोडियम सह संयोजक संवहन की क्रिया विधि द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जो अमीनो अम्ल होता है उसका अवशोषण कैसे होता है, सोडियम सह संवहन की क्रिया विधि से अवशोषित होता है। अमीनो अम्ल प्रेरित विसरण विधि द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। आंत्र के रसांकुर में, इंटेस्टाइन में जो रसांकुर पाए जाते हैं वो कोशिकाओं द्वारा अमीनो अम्ल का क्या करता है, अवशोषण करता है। वैसे ही वसा का अवशोषण कौन करता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में रक्त कोशिकाओं के द्वारा न होकर रसांकुर कोशिकाओं में उपस्थित वसा के बूंदों में बदल जाता है तथा पुनः लसिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है। जो देखो वसा जो होता है ना उसका डायरेक्ट अवशोषण नहीं होता है, वो क्या होता है, आपका रक्त कोशिका में जो रसांकुर प्रेजेंट होते हैं ना उसमें क्या होता है, कोशिका में क्या होता है, वसा के बूंद में, मतलब वसा जो होता है वो तेल या फिर घी का जो बूंद होता है ना छोटा छोटा उस रूप में होता है, वो क्या होता है रक्त कोशिकाओं के ऊपर हो जाता है, बूंदों में बदल जाता है तथा पुनः लसिका तंत्र में प्रवेश करता है। और उस बूंद में क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं उस बूंदों को, जो छोटा छोटा बूंद होता है ना जो कोशिकाओं के ऊपर में जमा हुआ दिखता है उसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। या वसीय अम्ल फैटी एसिड होता है जो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। जो बूंद होते हैं ना वो किसके किसके मिलने से बने होते हैं, उसको फैटी एसिड बोलते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आदि जो होता है ना उनके संयोगों को, उनके जुड़ने को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। इसका व्यास जो होता है वो लगभग 150 म्यू होता है, ठीक है, ये 4 नहीं होगा, ये म्यू होता है। एवं यह लसिका तंत्र द्वारा रुधिर में प्रवेश करता है, ठीक। उसके बाद जो काइलोमाइक्रॉन होता है वो अवशोषी कोशिकाओं से अंकुरों में स्थित लसिका कोशिकाओं में चले जाते हैं, वो तो पहले पता चल गया हम लोग को। उसके बाद क्या होता है, लसिका तंत्र का जो रंग होता है, लसिका तंत्र का रंग किसके कारण दूधिया होता है, काइलोमाइक्रॉन के कारण दूधिया हो जाता है। दूधिया लसिका को क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। लसिका तंत्र का रंग क्या होता है, ब्लड के अनुसार हल्का गुलाबी या लाल रंग का होता है। लेकिन क्या होता है, जब काइलोमाइक्रॉन की उसमें प्रेजेंट, मतलब काइलोमाइक्रॉन की जब उसमें गति होती है, मतलब काइलोमाइक्रॉन जब उसमें प्रवेश करता है तब उसका रंग क्या हो जाता है, काइलोमाइक्रॉन के कारण दूधिया हो जाता है। तो दूधिया होने के कारण दूधिया रंग जब होता है ना लसिका का, उसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। इन कोशिकाओं को लैक्टियल्स कहते हैं। ये लैक्टिक बड़ी लसिका वाहिनी में खुलती है। बड़ी लसिका जो होता है ना वो क्या होता है, मिलने से वक्षीय लसिका वाहिनी का निर्माण होता है जो हृदय के पास बाइसेप्स क्लेवियन शिरा
में खुल जाती है। अंत में रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। वसा का अवशोषण कैसे होगा? वसा का अवशोषण में क्या होता है, अब काइलोमाइक्रोन के कारण जो लसिका तंत्र क्या होता है, दूधिया हो जा रहता है। उसके कारण क्या होता है, जो दूधिया हो जाने के कारण उसको काइल बोलते हैं। इन लसिका कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है, फिर जो लैक्टियल्स वाहिनी होती है वो कहाँ पे खुलती है, जो हार्ट होती है बड़ी लसिका के रूप में हार्ट के बाई ओर खुलती है, वक्ष के साइड बाई ओर या फिर वक्षीय साइड में खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, लसिका वाहिनी का निर्माण होता है। लगभग ये कहाँ पे होता है, क्लेवियन सीरा में जो होता है ना, क्लेवियन सीरा हार्ट के पास उपस्थित होता है। जब हम लोग हार्ट की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि क्लेवियन सीरा कहाँ पे होता है। वहीं पे क्या होता है, जो लसिका वाहिनी होती है ना वो जाके खुल जाती है, और उनके खुलने के पश्चात क्या होती है, जो फैटी एसिड होती है, मतलब जो काइलोमाइक्रोन के रूप में फैटी एसिड हमारी बॉडी में पचित हुआ रहता है, वो कहा जाता है रक्त परिसंचरण द्वारा विभिन्न भागों में पहुँच जाता है। मतलब जहाँ पे वसा की आवश्यकता होती है वो रक्त परिसंचरण के द्वारा पहुँच जाता है। अब देखते हैं जल का अवशोषण। जल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? अत्यल्प मात्रा में जल का अवशोषण छोटी आंत की दीवार में होता है। पहले तो देखो जल का अवशोषण शरीरीकृत होने के कारण पहले ही हो चुका होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो जल होता है वो छोटी आंत में अगर पहुंच जाता है तो थोड़ी सी मात्रा में होता है। इसकी अधिकांश मात्रा बड़ी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित होता है। छोटी आंत में कम मात्रा में होता है इसका अवशोषण, बड़ी आंत में ज़्यादा होता है। जल का अवशोषण यदि सांद्रण प्रवणता कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के परिप्रेक्ष्य में होता है, जो उसकी निष्क्रिय अवशोषण पैसिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देखो निष्क्रिय क्यों होता है, क्योंकि जो जल होता है वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है, मतलब उदासीन होता है। ठीक है, उसके कारण वो क्या होता है, बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। श्वसन द्वारा विमुक्त होने वाले एटीपी के प्रभाव के कारण होने वाला जल का अवशोषण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। जब श्वसन में एटीपी का क्या होता है, एटीपी साइकिल चलता है एक तो पता है, उसमें क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया हम लोग जब पढ़ेंगे ना, श्वसन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको एटीपी साइकिल का भी अध्ययन करेंगे हम लोग, एटीपी साइकिल। तो जब एटीपी का प्रभाव होता है श्वसन की क्रिया में, तब क्या होता है, जो जल होता है ना उसका अवशोषण क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब तुरंत होता है। फिर ये अब देखते हैं मुख में कैसे होता है। मुख की श्लेष्मा तथा अधोजीवा क्षेत्र की रक्त कोशिकाओं के द्वारा कुछ औषधियों का अवशोषण किया जाता है। अब औषधियों का अवशोषण कैसे होता है, मुख में जो श्लेष्मा होती है, जो चिपचिपा पदार्थ लार होता है, वो अधोजीवा के क्षेत्र में रक्त कोशिकाओं द्वारा, हमारे मुंह से ही रक्त कोशिकाएं प्रारंभ हो जाती है और उनके माध्यम से कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। फिर दूसरा है स्टमक, जल शर्करा एवं एल्कोहल एवं क्या होता है, औषधियों का अवशोषण किया जाता है। आमाशय में किसका अवशोषण होता है, बोल रहे हैं जल का होता है, शर्करा का होता है, अल्कोहल का होता है, और क्या होता है, कुछ औषधियों का अवशोषण किया जाता है। किसके माध्यम से, आमाशय में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर छोटी आंत में क्या होता है, श्लेष्मिका के द्वारा होता है। फिर अवशोषण का मुख्य भाग ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अम्लीय वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल आदि का रक्त एवं लसिका तंत्र में होता है। जब छोटी आंत में किसका अवशोषण किया जाता है, वसी अम्ल, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का, एमिनो एसिड का, और क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, छोटी आंत में श्लेष्मिका के द्वारा होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र में या फिर लसिका तंत्र में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत या क्षुद्रांत जो होता है उसमें क्या होता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत की अपेक्षा बड़ी आंत में ज़्यादा होता है, छोटी आंत में अत्यल्प होता है, मतलब थोड़े मात्रा में होता है। फिर अवशोषित पाचित पदार्थों का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब डाइजेस्ट मटेरियल्स, एब्जॉर्ब डाइजेस्ट मटेरियल्स, हम लोग जो देखो पहले तो हम लोग अंतर्ग्रहण, पहला प्रक्रिया हुआ अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया। फिर दूसरा हुआ पाचन, विभिन्न क्या होता है, विभिन्न भागों द्वारा भोजन का पाचन हुआ। भोजन का पाचन होने के पश्चात जो पचित भोज्य पदार्थ था उसमें से जो मुख्य सरलीकृत फॉर्म में जो हमको मिला उसका क्या हुआ, पाचन के बाद अवशोषण की क्रिया हुई। अवशोषण के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन की क्रिया होती है। किसी भी पदार्थ का जीव द्रव्य घटक के रूप में सम्मिलित हो जाना स्वांगीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन का, स्वांगीकरण का परिभाषा क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का जीव द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म के घटक के रूप में सम्मिलित हो जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यह जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का, जटिल पदार्थों का निर्माण पुनः संश्लेषण प्रक्रम में होता है। इसमें कोशिकाओं के अंदर अंतर कोशिकीय एंजाइम सरल पचित पदार्थों का पुनः जटिल यौगिकों में संश्लेषण करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ना कोशिकाओं में, वो क्या करते हैं,
जटिल यौगिकों का संश्लेषण कर सरल अवस्था में लाते हैं। फिर स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है तथा नए जीव द्रव्य जो होते हैं वो निर्मित होते हैं और पुराने जीव द्रव्य के स्थान पर पूर्ति करता है। इसी के फलस्वरूप उत्तकों में जो टूट फूट होती है, उत्तक मतलब क्या होते हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको उत्तक बोलते हैं। उसमें जो टूट फूट होती है किसके माध्यम से, पाचन और अवशोषण के माध्यम से उसकी मरम्मत और कौन करता है, स्वांगीकरण में जब नया जीव द्रव्य का निर्माण होता है उसके माध्यम से होता है। जंतुओं में वृद्धि संभव हो जाती है। महत्वपूर्ण जीव घटकों में स्वांगीकरण की प्रक्रिया का वर्णन आगे है।